हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्लियर जीआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके एबीएफएम का जो मॉड्यूल ए का यूनिट 3 है ऑर्गेनाइजिंग, उसका लास्ट पार्ट देखेंगे। इस लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट आपका ऑर्गेनाइजिंग का। और अभी फिर आज के दिन में ये आपके जो मॉड्यूल ए के यूनिट 1, 2 और 3 है, पहले 3 चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट आप इनके रिवीजन कीजिएगा जैसे ही आपको टाइम मिले। एंड स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं। आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ये वीडियोस, ताकि सभी को हेल्प मिले एग्ज़ाम क्लियर होने में। और स्टूडेंट्स, हमने BRBL के भी लेक्चर स्टार्ट किए हैं, उसके लेक्चर्स आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हमने यूनिट 1 उसमें कंप्लीट किया है। सो लेट अस स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि चेंज मैनेजमेंट के जो मॉडल्स हैं अलग अलग, उसमें से फर्स्ट मॉडल ल्यूइस चेंज मैनेजमेंट मॉडल हमने देखा था स्टूडेंट्स। और ये जो टॉपिक है चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स, ये इस यूनिट के जो टॉपिक्स हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट की, अलग अलग इन्वेस्टिगेटर्स की थियोरीज उन्होंने डायरेक्टली एक मॉडल में आपके सामने पेश की है। तो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आगे देखते हैं कि सेकेंड मॉडल क्या है। लास्ट टाइम हमने ल्यूइस चेंज मैनेजमेंट मॉडल देखा था, अभी देखते हैं मैकिन्स्की 7S मॉडल क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट इसी चैप्टर के जो पहले 6 पार्ट्स हैं वो आप पहले कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। और फिर आप अगर ये वीडियो देखते हो तो आपका बेस पक्का रहेगा और आपको ये समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैकिन्स्की 7S मॉडल। ये है अपना नेक्स्ट मॉडल। वन ऑफ द फ्यू मॉडल्स दैट हैज़ मैनेज टू रिमेन इरेलीवेंट इवन एज अदर्स हैव कम एंड गॉन आउट इज़ द मैकिन्स्की 7S फ्रेमवर्क और मॉडल। तो बाकी के मॉडल्स आए और गए, लेकिन ये मॉडल अभी तक बेस्ट है, तो इसे कहते हैं मैकिन्स्की 7S मॉडल। इसे मैकिन्स्की 7S मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे जो मैकिन्स्की एंड कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे ना, कंसल्टेंट्स थे, उन्होंने 1970s में इसे डेवलप किया था। और ये मॉडल 7 स्टेजेस में काम करता है, इसीलिए इसे मैकिन्स्की 7S मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसके 7 स्टेजेस। देखिए, 7S मतलब 7 ऐसे स्टेजेस है जिसकी इनिशियल्स, जिसका स्टार्टिंग लेटर S है। ठीक है, सो पहला है स्ट्रेटेजी। Okay, a company strategy in the game plan it devises to overcome its rivals and achieve its objectives. According to McKinsey 7S framework, this is the first stage of change and it involves the development of a step-by-step procedure or a future plan. तो देखिए, चेंज मैनेजमेंट मॉडल में बेसिकली जब कोई भी कंपनी में हम चेंजेस कर रहे हैं तो वो चेंजेस क्यों कर रहे हैं और उसमें एम्प्लॉयज़ को वो चेंजेस कैसे अडॉप्ट करने हैं और एम्प्लॉयर को कैसे उनसे अडॉप्ट करवाने हैं अगर वो रेजिस्ट कर रहे हैं तो ये सभी चीज़ें हम देखते हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी है मैकिन्स्की की कि आपको स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करोगे और आपका गेम प्लान क्या रहेगा, ताकि जो राइवल्स हैं, मतलब क्या कि मार्केट में जो आपके कॉम्पिटिटर्स है हैविंग द सेम बिजनेस, उनको आप ओवरकम कर सकें। तो स्ट्रेटेजी पहला है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा S क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज अ स्टेज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मॉडल दैट पर्टेन्स टू द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अ स्ट्रक्चर इट फॉलोज। तो अभी एक बार तो हमने स्ट्रेटेजी बना ली, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ठीक है, मतलब उसकी वो जो हमने प्लान बनाया है चेंजेस लाने का, तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या डिविजन्स में हम उससे डिवाइड करेंगे। फिर तीसरा है सिस्टम्स। दिस स्टेज इज रिलेटेड टू द मैनर इन विच द डे टू डे एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट टू कम्प्लीट अ टास्क। मतलब एक बार आपने देखी स्ट्रेटेजी बना ली, फिर स्ट्रक्चर फॉर्म किया, तो अभी उसे फॉलो करना है तो एक ही दिन में तो नहीं फॉलो होगा। डेली कुछ एक्टिविटीज़ में हमें उसे डिवाइड करके एम्प्लॉयज़ को अलॉट करना पड़ेगा ताकि वो उसे अडॉप्ट कर सके। तो यही आता है सिस्टम्स में। फिर नेक्स्ट है शेयर्ड का S, वैल्यूज़ दैट आर शेयर्ड। Shared values are fundamental or primary principles that an organization bases its operations and decisions on in order to function effectively. मतलब
कौन से प्राइमरी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे ये हम ऑपरेशंस करेंगे, जो हम एक्टिविटीज़ करेंगे, डेली एक्टिविटीज़ जो कि हमने स्ट्रेटेजी बना ली, तो उसके बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, ठीक है, और कैसे अगर जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो क्या क्या डिसीजंस कैसे मैनर में हमें लेने हैं, तो ये आता है वैल्यूज़ दैट आर शेयर्ड। नेक्स्ट है स्टाइल। द टर्म स्टाइल refers to a manner in which changes in leadership or organizational structure are accepted or put into effect। मतलब कि जब हम चेंजेस एक्चुअली एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हैं कि आपको ये चेंजेस अडॉप्ट करने हैं, तो उस टाइम पे कौन सा पर्सन या कैसे टाइप की अथॉरिटी उन्हें लीड करेगी और क्या एफर्ट्स लिए जाएंगे लीडर से या वो मैनेजर से जो अपने नीचे काम करने वाले अपने सबऑर्डिनेट्स को चेंजेस एक्सेप्ट करवा रहा है काम के, तो उससे क्या एफर्ट्स लिए जाने चाहिए। मतलब बेसिकली उसके स्टाइल क्या होनी चाहिए, किस स्टाइल में वो अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवा के लेगा, ये है स्टाइल। फिर नेक्स्ट आता है स्टाफ। द टर्म स्टाफ कैन रिफर टू आइदर द वर्कफोर्स एज अ होल और इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ एज वेल एज देयर इंडिविजुअल कैपेसिटीज फॉर वर्क। मतलब किस तरीके का स्टाफ होना चाहिए, फिर जो स्टाफ काम कर रहा है जिनको ये चेंजेस अडॉप्ट करने हैं उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी काम करने की वो भी तो समझना ज़रूरी है ना। एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं डाल सकते उनको चेंजेस एक्सेप्ट करो, या मतलब जितना उनसे हो सकता है अडॉप्ट एट अ टाइम या इन अ डे उतना ही उनसे हम बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्किल्स। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन possess a variety of skills in addition to their core competencies which are described। मतलब सिर्फ जो स्टाफ है उनकी कैपेसिटी ध्यान में रखना ज़रूरी नहीं, बट उनके क्या स्किल्स है वो भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। और उनके स्किल्स को यूज़ करके कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में वो चेंज ला सकते हैं, ओके। तो ये थे स्टूडेंट मैककिन्सी 7S मॉडल के 7S मतलब 7 स्टेप्स। पहला है स्ट्रेटेजी, दूसरा है स्ट्रक्चर, तीसरा है सिस्टम्स, चौथा है शेयर्ड वैल्यूज़, फिर पांचवा स्टाइल, सिक्स्थ स्टाफ और सेवेंथ है स्किल्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। आपको एग्ज़ाम में 5 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और इनमें से 4 ऑप्शन तो ये स्टेप्स में से रहेंगे, एक ऑप्शन कुछ अलग ही एस वाला रहेगा। ऑड वन आउट पूछेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द स्टेप दैट हैज़ इंक्लूडेड दैट इज़ इन मैककिन्सी 7S मॉडल। और सातों के साथ मतलब पाँचों के पाँचों ऑप्शन 7 मतलब एस वाले ही रहेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कैसे है स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स, ओके। अभी देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए इसलिए देख रहे हैं। तो जल्दी से देखते हैं क्या है एडवांटेजेस। दिस मॉडल प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ अप्रोचेस एंड स्ट्रेटेजीज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड गेनिंग प्रोफाउंड कॉम्प्रहेंशन। तो ये अलग अलग अप्रोचेस और स्ट्रेटेजीज को अंडरस्टैंड करने में मदद करवाता है। दिस मॉडल इंटीग्रेट्स बोथ इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ चेंज विच इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब कोई भी मॉडल आपको चेंज मैनेजमेंट मॉडल समझना है तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ है जो मैनेजर्स है उनका इमोशनल और उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी समझना ज़रूरी है। ये दोनों इस मॉडल में कवर हो रहे हैं। फिर दिस मॉडल कंसिडर्स ऑल कंपोनेंट्स टू बी इम्पॉर्टेंट। जो भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सभी कवर कर रहे हैं, कोई भी ओमिट नहीं हो रहा है यहाँ पे एस्पेक्ट। फिर नेक्स्ट है एडिशनली दिस मॉडल प्रोवाइड्स अ डायरेक्शनल फैक्टर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। और एक तरीके की डायरेक्शन देता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा है पहले स्ट्रेटेजी फॉर्म करो, फिर स्ट्रक्चर करो, फिर सिस्टम्स कैसा होना चाहिए, ठीक है, डेली क्या है एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, फिर क्या वैल्यूज़ पे वो होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स पे होने चाहिए, फिर क्या स्टाइल होनी चाहिए, कैसा स्टाफ होना चाहिए, उनके स्किल होने चाहिए। तो ये क्या है एक डायरेक्शन दे रहे हैं आपको किस डायरेक्शन में आपको काम करना है। तो ये थे एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ये 7S में क्या है स्टूडेंट्स कि एवरी कंपोनेंट दूसरे फैक्टर से कनेक्टेड है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो किसी एक फैक्टर का फेलियर आपको एंटायर मॉडल को फेल कर देगा। तो ये इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है किसका, मैककिन्सी 7S का। क्योंकि अगर आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे तो आप स्ट्रक्चर कैसे करोगे, अगर आप स्ट्रक्चर के नहीं करोगे तो आपको सिस्टम्स डे टू डे एक्टिविटी कैसे करोगे, फिर अगर आप क्या वैल्यूज़ आपको पता नहीं कौन से प्रिंसिपल से आप ऑपरेशन करोगे तो आपको स्टाइल कैसे रहेगा ना काम करने का। तो ये सभी इंटरकनेक्टेड है। फिर नेक्स्ट डिसएडवांटेज है
व्हेन कंपेयर टू अदर मॉडल्स दिस वन इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, अदर से थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है। फिर तीसरा है देयर हैव बीन मोर इंस्टेंसेस ऑफ फेलियर एक्सपीरियंस बाय ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव यूज दिस मॉडल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ने ये मैकिन्स्की 7S मॉडल फॉलो किया था ना, उनमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में फेलियर हुआ था, तो इसीलिए ये थोड़ा इसका ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स। अभी इसका नेक्स्ट आता है कॉटर्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल। नेक्स्ट मॉडल है स्टूडेंट्स कॉटर्स चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। द चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय कॉटर is widely regarded as one of the most influential principles in the world. बेसिकली ये मॉडल को जॉन पी कॉटर ने बनाया था, जो कि प्रोफेसर है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। स्टूडेंट्स, जो हम अभी मॉडल्स पढ़ रहे हैं ना, वो मॉडल्स किसने बनाए थे, ऐसा भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके पहले भी जो हमने दोनों देखे थे, ल्यूइस चेंज मैनेजमेंट मॉडल और मैकिन्स्की 7S मॉडल, ये कौन से साइंटिस्ट ने बनाए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है आपका एग्ज़ाम MCQ लेवल का आता है तो, कि कौन से साइंटिस्ट ने बनाए थे। गैस करना आसान है, क्योंकि अगर आप सरनेम उन्हीं के सरनेम से वो आता है, लेकिन कभी कभी आपको सरनेम सेम देके फर्स्ट नाम अलग दे देंगे, तो थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए। देखिए, जॉन पी कॉटर ने ये कॉटर चेंज मैनेजमेंट मॉडल बनाया था, और वो कई सारे बुक्स के ऑथर है। बेसिकली ये मॉडल में 8 फेजेस है, और ईच फेज कॉन्सेंट्रेट करता है प्रिंसिपल्स कि पीपल का रिएक्शन क्या होगा चेंज में। ठीक है, मतलब जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक चेंज की ट्रांजिशन ला रहे हो, तो उस वक्त हर मोड़ पे पीपल का रिएक्शन क्या रहेगा, क्या वो हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो एंग्री होंगे, क्या वो रेजिस्ट करेंगे, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कॉटर्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं क्या है। स्टेजेस ऑफ दिस मॉडल आर, टोटल 8 स्टेजेस है। पहला स्टेज है अ राइजिंग सेंस ऑफ अर्जेंसी। ये स्टेज में वो क्या बोलता है, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी अमंग द पीपल इज़ द फोकस ऑफ दिस स्टेप। तो लोगों में एक अर्जेंसी का निर्माण करना, कि उनको बेसिकली हमें इनकरेज करना है कि अगर हम ये चेंज नहीं लाएंगे तो आपके जो गोल्स है वो आसानी से अचीव नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चेंज लाना ज़रूरी है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ आप, जैसे कि जब ये डिजिटलाइजेशन हुआ, जब कंप्यूटराइजेशन हुआ, तो पहले तो बैंक में काम मैन्युअली चलता था, फिर धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन हुआ, सॉफ्टवेयर्स आए, तो जो काम हम हाथ से डॉक्यूमेंट से करते थे उन्हीं को हम कंप्यूटर में आसानी से फीड करके कर सकते हैं। तो जब पहले तो ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों ने उसको हैप्पीली अडॉप्ट किया रहेगा, मे भी कुछ लोगों ने उसके लिए अपोज भी किया रहेगा, कुछ रजिस्ट किया रहेगा नई चीज़ें सीखने के लिए, लेकिन जब उनमें अर्जेंसी का हमने राइज़ किया, मतलब क्या कि अगर हम ये चेंज लाते हैं तो आपका ही काम कम होगा और जल्दी काम होगा, जल्दी अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे। ये जब उनको कन्विंस किया तो क्या हुआ, उन्होंने अच्छे से वो अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसा ही एग्जांपल है राइजिंग सेंस ऑफ अर्जेंसी। पुटिंग टुगेदर द टीम, you need to basically make a team. You need to make sure that you have the right people on the team by choosing individuals with a diverse set of abilities, levels of knowledge and levels of commitment. मतलब जब आप जो आपके स्टाफ में चेंजेस अडॉप्ट करने के लिए उनको इनकरेज करोगे, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास एक राइट पीपल की टीम हो, जो कि ठीक से काम कर रहे हो, जो कि उसके लिए एंथुजियास्टिक हो चेंज अडॉप्ट करने के लिए, उनके पास अलग अलग एबिलिटीज़ हो कि वो अच्छे से वो चेंज अडॉप्ट कर सके, उनके पास नॉलेज हो, कमिटमेंट हो काम कंप्लीट करने के लिए, तभी तो वो अच्छे से अडॉप्ट करके काम करेंगे। तीसरा है गेटिंग द विजन राइट। This part of a process involves getting right vision by not only considering the strategy but also considering creativity and emotional connection and goals। मतलब जब आप आपके स्टाफ से चेंजेस अडॉप्ट करने के लिए उनको इनकरेज कर रहे हो, तो आपको ना कि सिर्फ स्ट्रैटेजी को समझना है, लेकिन आपको अपने स्टाफ से एक इमोशनल कनेक्शन भी बिल्ड करना है कि उनको वो काम अच्छे से करना है।
ठीक है, और दे नीड टू बी कमिटेड टूवर्ड्स द वर्क, टूवर्ड्स गोल्स, और वो अपना ब्रेन का क्रिएटिविटी यूज़ करके और उसको अच्छे से कर सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग। कोटर्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट places significant emphasis on communication with individual concerning the change itself and necessity for it. आपको हर एक एम्प्लॉय से वो चेंज अडॉप्ट करना क्यों ज़रूरी है, ये उनसे कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है गेटिंग थिंग्स ऑफ द ग्राउंड। टू गेट थिंग्स मूविंग और टू एम्पावर एक्शन वन नीड्स टू गेट सपोर्ट एंड रिमूव द रोड ब्लॉक्स एंड इम्प्लीमेंट फीडबैक इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। मतलब जब आप एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर रहे हो चेंजेस तो आपको सभी जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका सपोर्ट ज़रूरी है, और बीच में रोड ब्लॉक्स मतलब क्या, जो भी ऑब्स्टैकल्स आएंगे व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग द चेंज वो भी आपको निकालने हैं, वो आपको उसे ओवरकम करना है। फिर फीडबैक भी लेना है एम्प्लॉयज़ का कि वो अच्छे से उसे अडॉप्ट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे भी आपको समझ के वो रोड ब्लॉक को रिमूव करना, वो ऑब्स्टेकल को रिमूव करना ज़रूरी है, तभी तो वो एम्प्लॉयज़ अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे वो चेंजेस, ठीक है, उसे पॉजिटिव वे में वो अडॉप्ट कर पाएंगे। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गोल्स फॉर द नियर टर्म। A good strategy for achieving success without feeling too much pressure is to concentrate on short-term objectives while also breaking down larger objectives into more manageable sub-goals। मतलब आप जब चेंजेस करवा रहे हो तो ना कि लॉन्ग टर्म गोल्स पे बल्कि आपको शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करना है। उससे क्या होगा कि एट अ टाइम आप लॉन्ग टर्म गोल दोगे तो वो एम्प्लॉयज़ पे भी प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, वो उसे पॉजिटिवली अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो आप उसे छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करो और फिर उन्हें वो अडॉप्ट करने दे दो, तो उन्हें क्या लगेगा, आसानी से अडॉप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉट गिविंग अप। इट इज़ इसेंशियल टू रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग अप ड्यूरिंग द प्रोसेस नो मैटर हाउ चैलेंजिंग द सर्कमस्टेंस मे अपीयर। परसिवियरेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो जब एम्प्लॉयज़ वो चेंज, वो नया मॉडल या वो नया सॉफ्टवेयर या नई तरीके से काम करने का तरीका एडॉप्ट कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर को, जो लीडर है, उसे इंश्योर करना चाहिए कि कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए एम्प्लॉयज़ हार नहीं मानेंगे, वो चेंज को पॉजिटिवली ही अडॉप्ट करेंगे, किसी भी टाइम पे वो गिव अप नहीं करेंगे। परसिवियरेंस उनका स्ट्रॉन्ग रहेगा ताकि सक्सेस अचीव कर सके विथ न्यू मॉडल। क्योंकि देखिए हम मॉडल न्यू क्यों कर रहे हैं, मतलब चेंजेस क्यों ला रहे हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हो, सक्सेसफुली ग्रोथ अचीव कर सके। तो ये हमेशा उनके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि भले ही अगर सपोज़ न्यू सॉफ्टवेयर कोई कंपनी में हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो कितना भी डिफ़िकल्ट हो व्हाइल वर्किंग इन दैट वो गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये काम किसका है, जो बॉस उनसे वो काम करवा के ले रहा है, ठीक है, वो चेंजेस उनसे अडॉप्ट करवा के ले रहा है। फिर लास्ट स्टेप है adapting to new circumstances. In addition to effectively managing change, one of the most important thing to do is to reinforce it and incorporate it into a culture of workplace. मतलब ये सभी स्टेजेस को जब आप पार करके आगे जाओगे ना, तब फाइनल गोल यही होना चाहिए कि वो न्यू चेंजेस जो है, जो मॉडल है, वो सक्सेसफुली एम्प्लॉयज़ उसे अडॉप्ट करें और वो कंपनी के कल्चर में, कंपनी के वर्क प्लेस में सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेट हो। मतलब उसे अच्छे से जो एम्प्लॉयज़ है अडॉप्ट करेंगे और उसमें एक फ्लुएंट वे में काम करेंगे, और फिर वो जो नया मॉडल है उसमें वो एक बार यूज टू हो जाएंगे, देन दे विल डेफिनेटली बी कंफर्टेबल इन इट, राइट। सो ये है न्यू सर्कमस्टेंस को सक्सेसफुली आपके जो सबऑर्डिनेट्स है उन्होंने अडॉप्ट कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे 8 very important stages of Kotter's model, ठीक है। राइजिंग सेंस ऑफ अर्जेंसी, पुटिंग टुगेदर द टीम, गेटिंग विजन राइट, कम्युनिकेटिंग, थिंग्स गेटिंग ऑफ द ग्राउंड, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द गोल्स फॉर नियर टर्म, नॉट गिविंग अप एंड अडॉप्टिंग टू न्यू सर्कमस्टेंसेस। देखिए आपको ये सभी के अंदर जो मैटर दिया है डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ जो मेन टाइटल है हाईलाइटेड वही देखना है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एग्ज़ाम में आपको बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कीवर्ड याद रख लिया स्टूडेंट्स, तो अंदर का जो भी उसका थ्योरी है, उसका मीनिंग है, आप वहाँ पे टिक कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे जो मेन स्टेप्स है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। देखिए
सबसे पहले तो ये मैनेजमेंट के मॉडल में स्टेप बाय स्टेप फैशन से सब चलता है, इसीलिए ये ईजी रहता है इम्प्लीमेंट करना। और दूसरा है कि इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग टू अल्टर वन सेल्फ इन रिस्पॉन्स टू चेंज, द फोकस हियर इज़ ऑन एम्ब्रेसिंग इट एंड प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो मतलब जब हम कोई भी एक स्टेप को अल्टर करने की, चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप में चेंज करने का ज़रूरत रहता है, आपको ज़रूरी नहीं कि बाकी सब स्टेजेस में चेंजेस लाने की ज़रूरत हो। तो ये दो है इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस देखते हैं। बिकॉज दिस इज स्टेप बाय स्टेप, नो अदर स्टेप दैट नीड्स टू बी कम्प्लीटेड टू गेट वन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको सभी स्टेप्स फॉलो करना ज़रूरी है, कोई भी आप एक स्टेप ओमिट नहीं कर सकते। द एंटायर प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन दिस मॉडल कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। हो सकता है कि वो कोई भी स्टेप, ये मतलब पूरा कंप्लीट करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो। तो ये है स्टूडेंट्स कोटर्स चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मॉडल के 8 प्रिंसिपल स्टेजेस। नेक्स्ट है नच थियोरी। ठीक है, ये 8 के 8 मॉडल्स जो है ना स्टूडेंट्स, हम अभी आगे देखने वाले हैं, सॉरी 7 मॉडल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। सो अगर जब आप ये मॉडल करोगे तो आपका जो मेन फोकस रहेगा वाइल रिविजन, स्टार्टिंग का भी पोर्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है, तो इसका आपको कंफर्म रिवीजन करके जाना ही है। अगर आपका स्किप होता है बाकी पार्ट तो इट्स ओके, बट यहाँ से स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है नच थियोरी। इट इज़ ऑल्सो सिंपली नोन एज नच, that is concept that has applications in field of behavioral science, economics and political theory. तो बेसिकली नच थियोरी बिहेवियरल साइंस, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल थियोरी पे फोकस करता है। However, it is only applicable to the process of change management and organization businesses. American legal scholar Cass R. Sustain, ठीक है, and American economist Richard H. Thaler deserves the lion's share of the credit for developing this theory. तो मतलब ये नच थियोरी किसने डेवलप की है? ये अमेरिकन के एक लीगल स्कॉलर कैस आर सस्टेन एंड रिचर्ड एच थैलर ने डेवलप की है। तो देखिए, ये ऐसा मॉडल है जहाँ पे 2 साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप की है और किसी एक का सरनेम नहीं आ रहा है थियोरी के नाम में, तो शायद आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कैस आर सस्टेन एंड रिचर्ड एच थैलर ने नच थियोरी बनाई है। देखते हैं ये क्या है। द इसेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ जेंटली नजिंग और पुशिंग समवन एज वेल एज एनकरेजिंग और मोटिवेटिंग देम टू मेक अ चेंज। तो बेसिकली ये नच थियोरी का फोकस क्या है कि आप किसी को जेंटली पुश करो इन अ पॉजिटिव वे, या उनको इनकरेज करो, उनको मोटिवेट करो, किसे जो आपके कंपनी में काम करने वाले हैं एम्प्लॉयज़, जिनसे आपको चेंज करवा के लेना है सिस्टम में, तो आप उनको मोटिवेट करो, आप उनको इनकरेज करो, आप उनको पुश करो ताकि वो खुद से वो चेंज अडॉप्ट कर सके। ठीक है, और नच थियोरी इज़ हेल्पफुल नॉट ओनली इन लोकेटिंग and comprehending existing influences, but also in providing an explanation for those influences with the goal of either removing them entirely or modifying them to the point where they allow for the achievement of positive outcomes. मतलब आपको ना सिर्फ आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कन्विंस करना है कि, और उनको बताना है कि आपको ये चेंज क्यों करना है, लेकिन आपको उन पे एक ऐसा इन्फ्लुएंस बनाना है, उनको एक ऐसा गोल सेट करके देना है, ऐसे वे में उनको आपको इनकरेज करना है कि वो खुद से ही वो चेंज अडॉप्ट करे। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं, आप उनको इतना मोटिवेट और इनकरेज कर दो कि ये चेंज लाने के बाद कैसे वो जल्दी काम ख़त्म कर सकते हैं, कैसे ये मॉडल इजी है दैन प्रीवियस स्ट्रक्चर जो वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो खुद ही अपने आप में पॉजिटिवली वो मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे और रजिस्ट ही नहीं करेंगे। तो यही इतना आसान है नच थियोरी वाला मॉडल। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स अडकर मॉडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। मुझे लगता है सभी मॉडल में से जो अगर क्वेश्चन बनेगा ना, तो ये मॉडल मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, अडकर मॉडल। तो आपको ये ध्यान में रखना है क्या है। देखिए, अडकर मॉडल और थियोरी ऑफ चेंज is a goal oriented tool or model that enables various changes or management of the concentrate on the steps or activities that are directly related to the goals in the wants of achieve. तो मतलब अडकर मॉडल फोकस करता है डायरेक्टली कि क्या क्या गोल्स होने चाहिए ताकि जो अचीव करे, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए डायरेक्टली रिलेटेड टू द गोल्स इट वांट्स टू अचीव। मतलब गोल कौन से अचीव करने हैं, ठीक है।
इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर चेंज मैनेजमेंट टू बी मोर इफेक्टिव, ठीक है, सिक्वेंशियल रिजल्ट्स वगैरह दे, ठीक है. दिस मीन्स दैट द ऑर्डर इन विच ईच रिजल्ट or outcome to be obtained is very important. Change managers can use model to identify various gaps or gaps in the process of change management. देखिए ये मॉडल बेसिकली फोकस किस पे करता है स्टूडेंट्स, कि अगर हम क्या चेंज लाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है. मतलब देखिए वन मस्ट ऑब्टेन ईच रिजल्ट और आउटकम इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर चेंजिंग टू बी एबल टू मेंटेन एंड इम्प्लीमेंटेड. अगर हम ये चेंज करते तो ये रिजल्ट आएगा, अगर हम ये चेंज करते तो ए चेंज करते तो बी रिजल्ट आएगा या बी गोल अचीव होगा. तो इट फोकसेस ऑन गोल्स टू अचीव, ठीक है. तो बस गोल्स ओरिएंटेड ही है. दिस मीन्स दैट ऑर्डर इन विच ईच रिजल्ट इज आउटकम इज, मतलब आउटकम ही इंपॉर्टेंट है. तो जो मैनेजर्स है उनको जो बीच बीच में क्या क्या गैप्स है ना गोल्स अचीव करने के लिए, उनको हटा के एक परफेक्ट मॉडल बनाना है ताकि चेंज अचीव किया जा सके. ओके, सो अडकर मॉडल बेसिकली स्टैंड्स फॉर कॉन्शियसनेस, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, नॉलेज, कैपेबिलिटी एंड रीइंफोर्समेंट. तो ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप पे आपका अडकर मॉडल चलता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत. 5 ऑप्शंस देंगे एग्जाम में, वे ऑड वन आउट में पूछेंगे अडकर मॉडल में से कौन सा ये स्टेप नहीं है. ओके, तो आपको सभी ध्यान रखना है. देखते हैं एक एक डिटेल में क्या है. फर्स्ट स्टेप है कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड प्री रिक्विसाइट फॉर चेंज. कॉन्शियसनेस मतलब क्या है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है चेंजेस लाने के लिए, मतलब क्या क्या ज़रूरी चेंजेस करने हैं. प्रिपरेशन, प्री प्रिपरेशन होनी चाहिए ताकि चेंजेस अच्छे से फॉलो हो सके. फिर दूसरा स्टेप है अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी पार्ट और कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ चेंज. दूसरा स्टेप है कि कितना स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है और जो लोग हैं उनका कितना स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है चेंज के प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए, मतलब आपके एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो मैनेजर हो चाहे उसके सबऑर्डिनेट्स हो. तीसरा स्टेप है नॉलेज, हाउ टू इफेक्ट दिस ट्रांसफॉर्मेशन. एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि चेंजेस लाने हैं सिस्टम में, तो क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन किस वे में होना चाहिए, ठीक है, क्या बेसिक कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे वो चेंजेस होंगे, उसका नॉलेज कितना होना चाहिए. फिर है कैपेबिलिटी, द एबिलिटी टू इंटीग्रेट चेंज इन अ कंसिस्टेंट बेसिस, ठीक है. तो क्या कैपेबिलिटी मतलब स्टाफ की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए कि कंसिस्टेंटली वो काम करे और डे टू डे एक्टिविटीज़ वो फॉलो करी. और 5वां है रीइंफोर्समेंट, बोथ टू मेंटेन द करंट पोजीशन एंड टू ऐड एडिशनल सपोर्ट लेटर. रीइंफोर्समेंट मतलब किस वे में आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो वो चेंजेस को, चाहे वो अभी हो या फ्यूचर में उसे कुछ एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो. तो ये वो बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स है स्टूडेंट्स अडकर मॉडल के. बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये मॉडल फोकस करता है गोल्स पे कि ये चेंजेस करेंगे तो ये रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है. और इसीलिए मैनेजर्स का काम क्या है, गैप्स को हटा के ये मॉडल को परफेक्ट बनाना. और 5 इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, कॉन्शियसनेस, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, नॉलेज, कैपेबिलिटी एंड रीइंफोर्समेंट. एक बार अपने ये 5 मेन पॉइंट ध्यान रखे, अंदर के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ के, तो एग्जाम में आपको ये चीज़ रट्टा मार के जाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियसनेस, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, नॉलेज, कैपेबिलिटी एंड रीइंफोर्समेंट. अभी देखते हैं एडवांटेजेस क्या है. This model provides capability for identifying reasons why changes that have been made are not working and why not desired results are not being obtained, ठीक है. तो ये मॉडल इम्पॉर्टेंट है कि क्या रीजंस है हमें चेंजेस लाने चाहिए और क्या इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑब्टेन क्या क्या होने चाहिए अगर हम ये करेंगे. तो ईच एंड एवरी स्टेप पे ये वैल्यूएट करता है. ये इसका पहला एडवांटेज है. मतलब आपको आपके एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये क्यों लाना चाहिए, क्योंकि इटसेल्फ ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि इसकी अगर आप ये करोगे तो आपको ये एडवांटेज है, ये करोगे तो ये एडवांटेज है, स्टेप बाय स्टेप. तो इसीलिए अपने आप ही एम्प्लॉयज़ कन्विंस्ड हो जाएंगे कि हाँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. फिर नेक्स्ट एडवांटेज है, यूजिंग दिस मॉडल वन इज़ एबल टू डिसेंड द चेंजेस इनटू देयर कंपोनेंट पार्ट एंड देन पिन पॉइंट द एरिया इन विच ट्रांसफॉर्मेशन मे नॉट बी एज सक्सेसफुल इन ओरिजिनल एनवायरनमेंट, ठीक है. तो मतलब पिन पॉइंट करता है ये एक एक स्टेप को, अगर आप ये काम कर रहे हो तो ये आपका प्रॉफिट है, मतलब क्या, ये इसका रिजल्ट आएगा, ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा. तो ये एडवांटेज है. फिर इट प्रोवाइड्स बोथ बिजनेस एंड पीपल ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव फॉर चेंजिंग एनवायरनमेंट.
ये दोनों तरीके के पर्सपेक्टिव देता है आपको, बिजनेस वाला और पीपल वाला भी, क्योंकि हर एक स्टेप में आप गोल ही फोकस कर रहे हो, क्या क्या आपको अचीव करना है और क्या अचीव हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर बिजनेस ग्रो होगा तो पीपल सेटिस्फैक्शन भी होगा ना, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को भी उसका रिटर्न्स मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये मॉडल में आपको डिसएडवांटेज दिए ही नहीं है, आपको समझ रहा है? इसका मतलब क्या है कि ये मॉडल के डिसएडवांटेजेस नहीं है, तो ये सभी में ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। ओके, आगे देखते हैं क्या है, सिर्फ एडवांटेज दिए यहाँ पे। नेक्स्ट मॉडल है ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल। द ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय विलियम ब्रिजेस, an American author, speaker or organizational consultant. The theory was brought to an attention of general public after it was published in the book Managing Transitions. Very important. किसने ये मॉडल डेवलप किया था? विलियम ब्रिजेस ने। और ये मॉडल लोगों तक कब पहुंचा? जब ये मॉडल एक बुक में पब्लिश हुआ, एक बुक में इसका जिक्र किया गया, वो बुक का नाम था मैनेजिंग ट्रांजिशंस। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि ब्रिज ट्रांजिशन मॉडल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच बुक? तो मैनेजिंग ट्रांजिशंस बुक में इसका फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ था। दिस अप्रोच और मॉडल और थियरी इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द फैक्ट दैट इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द प्रोग्रेशन rather than modification and as a result remains static. Although there is often only a fine line between the two, it is essential to be aware of the distinction between the change and transformation. Change is something that occurs to people even if they are unaware of it or happening to them, even though on the one hand transition is something that occurs from inside to out. देखिए, समझिए ये क्या है। यहाँ पे आपको नाम में ही बताया है कि ये मॉडल ट्रांजिशन पे फोकस कर रहा है। देखिए, दो तरीके होते हैं चेंजेस लाने के। एक होता है प्रोग्रेशन, मतलब आप उससे कुछ प्रोग्रेस कर रहे हो वो चेंजेस लाके, और एक होता है मॉडिफिकेशन, मतलब आप एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही चेंजेस ला रहे हो। तो बाकी के मॉडल एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में चेंजेस लाने के लिए फोकस करते हैं, लेकिन ये मॉडल आपको कैसे आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ोगे उस पे फोकस करवाता है, ठीक है। इसलिए इसे ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल कहते हैं। और ट्रांजिशन और चेंज के बीच का यहाँ पे एक्चुअली आपको डिस्टिंग्विश भी दिया है। चेंज क्या होता है कि जब चेंज होता है तो लोगों, ज़रूरी नहीं लोगों को हमेशा पता हो कि चेंज हो रहा है, शायद वो उनसे अनअवेयर हो। लेकिन ट्रांजिशन जब होता है तो वो अंदर से लेके सिस्टम से बाहर से, अंदर से लेके बाहर तक होता है, वो सभी को पता हुआ रहता है और एक सिस्टमैटिक वे में होता है, उसे कहते हैं ट्रांजिशन। तो यहाँ पे ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल में ट्रांजिशन होता है। तो एग्ज़ाम में और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड ट्रांजिशन। ओके, तो ये भी आपको समझना है कि चेंज जब होता है ज़रूरी नहीं पीपल को वो अवेयर हो या ना हो, लेकिन ट्रांजिशन अंदर से लेके बाहर तक होता है। इट हैपन्स अकर्स फ्रॉम इनसाइड टू आउट। द मॉडल कॉन्सेंट्रेट्स ऑन 3 प्राइमरी स्टेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन से स्टेप्स है? एंड, नेवर गिव अप एंड लेट गो, न्यूट्रल जोन एंड न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो यही 3 स्टेप्स आपको बुक में दिए हैं, उन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं दिया ये स्टेप्स क्या है, लेकिन देखिए यहाँ पे उनको इतना ही बोलना है कि एंड, गिव अप एंड लेट गो। 3 टाइप्स हो सकते हैं कोई भी चेंज अगर अडॉप्ट करवाना है। अगर पीपल को जो प्रीवियस वाला जो चेंज वाला मॉडल था उसे एंड करवा के अगर वो गिव अप करे और वो लेट गो करे, शायद वो अडॉप्ट ना कर सके। लेकिन अगर वो गिव अप करते हैं तो वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर सेकंड जोन होता है न्यूट्रल जोन, शायद वो न्यूट्रल में चले जाए, वो बोलेंगे कि नहीं हमें अडॉप्ट नहीं करना है न्यू मॉडल, तो वो लेट गो करेंगे, लेकिन वो न्यूट्रल में चले जाएंगे। क्योंकि आप जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो देन यू आर बाइंडेड कि आपको अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जो वर्किंग कल्चर में, स्ट्रक्चर में काम करने के तरीके के, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कोई चेंजेस करवा रही है तो वो सब पे बाइंडेड है, सबको अच्छा लगे या ना लगे, एडॉप्ट हमको वो चेंजेस करने हैं सही तरीके से काम करने के। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ चेंज किए तो भले ही गिव अप कर दे या लेट गो कर दे, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो क्या जाएंगे, न्यूट्रल में आ जाएंगे, मतलब बाद में वो रिएक्शन नहीं देंगे और फिर क्या आएगा, न्यू बिगिनिंग। कुछ टाइम न्यूट्रल में रहने के बाद वो एक नए बिगिनिंग में आएंगे, मतलब धीरे धीरे वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप है, एंड, गिव अप, लेट गो, फिर न्यूट्रल जोन एंड न्यू बिगिनिंग। ये था स्टूडेंट ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल। नेक्स्ट देखते हैं कुबलर रॉस 5 स्टेज मॉडल।
After conducting research on death and dying, Elizabeth Kubler-Ross came up with the idea for 5-stage model that she later named after herself. तो बेसिकली एलिजाबेथ कुबलर-रॉस ने ये कुबलर-रॉस 5-stage मॉडल बनाया था. ओके, दिस मॉडल नोन एज ग्रिफ मॉडल बिकॉज इट डिस्कसेस वेरियस इमोशनल स्टेट्स एंड स्टेट्स दैट पीपल गो व्हाई दे बिकम अवेयर ऑफ देयर टाइम ऑन अर्थ इज एंडिंग. देखिए, ये कुबलर-रॉस 5-stage मॉडल है ना स्टूडेंट्स, इसे ग्रीफ मॉडल भी बोलते हैं क्योंकि ये लोगों की इमोशनल स्टेट्स पे और स्टेजेस पे फोकस करता है. क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि उनका जो समय है अर्थ पे, मतलब उनका जो लिविंग टाइम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे हमारा जो अर्थ पे टाइम है, मतलब हमारा जो ज़िंदा रहने का टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, हम कभी ना कभी मरने वाले हैं. ठीक है, तो उस टाइम पे लोगों का जो इमोशनल सिचुएशन है ना वो क्या होता है उस पर बेसिकली ये मॉडल फोकस करता है. इसे कहते हैं ग्रिफ मॉडल. तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ग्रिफ मॉडल किसको कहते हैं, तो कुबलर-रॉस 5-stage मॉडल को कहते हैं. This model, which assists in comprehending and coping with one's own personal trauma, has gained widespread acceptance all over the world. और ये एक ऐसा मॉडल है जो कि किसी के पर्सनल ट्रॉमा में पर्सनल फीलिंग्स को फोकस करता है, लोगों की इमोशनल स्टेट्स को फोकस करता है, तो इसीलिए इसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिला है. ओके, तो देखते हैं क्या क्या सेवरल डिस्टिंक्ट स्टेजेस है ये मॉडल में. देखिए, आपको पहले ही बोला है कि लोगों की इमोशनल स्टेट्स पे वो फोकस कर रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको स्टेप्स में क्या स्टेप्स मिलेंगे, इमोशंस के बेसिस पे स्टेप्स मिलेंगे. पहला है डिनाइल. जब आप बोलोगे लोगों को कि चेंजेस करवाने तो वो क्या करेंगे, डिनाई करेंगे. व्हेन पीपल आर अनेबल टू एक्सेप्ट न्यूज़ अबाउट द डायग्नोसिस, they are said to be in the first stage of model, which is called as denial. Because of their incapacity to process information, some of the people develop what is buffer or hedge around themselves. During this stage, one may experience tremors as well as a feeling of numbness. This is since everyone is fighting the change and do not want to believe that the change is taking place. देखिए, आप इसे एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से नहीं, आप इसे एक पर्सनल, जैसे कि सपोज़ किसी को कुछ डिफ़िकल्ट या कुछ बहुत ही सीरियस डिजीज़ हो गया, उसके हिसाब से आप समझे, तभी आपको ये मॉडल समझने में आसानी होगी. ये ऑर्गेनाइजेशन में भी लागू होता ही है, लेकिन यहाँ पे फीलिंग्स का आपको दिया है तो वो केस में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. देखिए, जब किसी को कुछ नई चीज़, कुछ नया डायग्नोस्टिक पता चलता है जो कि पॉजिटिव नहीं है उसके लिए, तो पहले वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देगा. ठीक है, अब सभी किसी पर्सन को पता चला उसको कुछ बीमारी है, तो पहले वो क्या करेगा, वो उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देगा कि नहीं, मुझे ऐसी कुछ बीमारी नहीं. फिर वो धीरे धीरे अपने आसपास एक बफर क्रिएट करेगा, एक ऐसा थिंग क्रिएट करेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता. लेकिन फिर धीरे धीरे वो नमनेस में जाएगा, उसके फीलिंग्स धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएंगे. ठीक है, वो फाइट करेगा बिलीव करने के लिए कि उसे वो कुछ प्रॉब्लम है. फिर सेकेंड स्टेप आता है एंगर. After carefully processing the information, one's reaction is frequently one of anger. फिर वो धीरे धीरे डिनाई करके एंग्री होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है. वो गुस्सा करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. When a person realizes a change with in fact influence them, their initial state of denial transition into anger. वो एंग्री होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. वो चाहे दूसरों को ब्लेम भी करे कि ये आपकी वजह से हो रहा है. ठीक है, तो वो अलग अलग चैनल्स, मतलब अलग अलग मीडियम्स ढूंढेगा अपना एंगर एक्सप्रेस करने के कि नहीं, ये आपकी वजह से हुआ, ये आपकी वजह से, क्योंकि उसे वो सडनली ट्रॉमा मिल रहा है. ठीक है, फिर तीसरा है बार्गेनिंग. बार्गेनिंग इन्वॉल्व इन सब्सिक्वेंट स्टेज और स्टेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑप्टिमल आंसर टू द प्रॉब्लम और अ प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन प्रेजेंटेड. मतलब क्या है, एक बार किसी पर्सन को ऐसा कुछ प्रॉब्लम पता चला तो वो कोशिश करेगा, अभी तो उसने पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो धीरे धीरे एंग्री हो के धीरे धीरे एक्सेप्टिंग के पोजीशन में आएगा कि ठीक है, अभी ये जो है वो है, अभी मैं बार्गेन कैसे करूँ, मतलब मैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूँ, कि मैं क्या उस पर मेडिकेशंस लूँ, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ. या जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज़ कुछ ऐसा अनएक्सेप्टेबल, जो कि ईजिली एक्सेप्टेबल चेंज नहीं है, जिससे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है वो हुआ, तो लोग बार्गेनिंग करेंगे ना कि क्या क्या
क्या वे होना चाहिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक्सेप्ट करने का, ताकि वर्स्ट के सिनारियो ना झेलना पड़े। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिप्रेशन। ये सभी चीज़ें होती वक्त शायद वो इंसान, चाहे वो एम्प्लॉय डिप्रेशन में भी जा सकता है। When someone realizes that their attempts to bargain are fruitless, एक बार उनको पता चला कि जो बार्गेन मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, उससे उनको कुछ भी बेस्ट आउटकम नहीं मिल रहा है, कुछ काम नहीं बन रहा है, तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाएगा, उसे लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। एट दिस पॉइंट इंडिविजुअल इज नो लॉन्गर बॉदर्ड बाय एनीथिंग, हैज़ एंटर्ड इन अ स्टेट ऑफ माइंड दैट हैज़ बोथ डिप्रेसिंग एंड होपलेस। डिप्रेशन कैन बी व्यूड एंड आइडेंटिफाइड इन अ वेज ऑफ variety of ways, and some of these ways include having low energy, not committing to anything, having low motivation, and not having anything enthusiastic or joy in a form। मतलब क्या कि देखिए, वो बार्गेन करने की कोशिश करेगा, अगर उसे पता चला कि बार्गेन नहीं हो रहा है तो वो धीरे धीरे लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस उसका होगा, वो डिप्रेशन में जा सकता है, मतलब उसकी एनर्जी लेवल लो हो जाएगी। अगर सपोज़ उसे पता चला कि उसे वो चेंजेस एक्सेप्ट करनी है, लेकिन काम तो नहीं बन रहा है, ठीक है, पॉजिटिव वे में उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उसकी एनर्जी लो होगी, उसका कॉन्फिडेंस लो होगा, वो किसी भी चीज़ को कमिटेड नहीं रहेगा, वो उदास रहा करेगा, उसका मोटिवेशन कम रहेगा, एंथुजियाज्म या जॉय, वो हैप्पी नहीं होगा, तो एक तरीका का ये डिप्रेशन फेज़ होगा। फिर लास्ट वाला फेज़ है एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज़ अकरिंग एंड बिगिनिंग ऑफ रिजाइनिंग वन सेल्फ to it can eventually occur when person realizes that being depressed or fighting change serves no purpose and that there is no point in doing either. People approach this stage as their lives in variety of different ways. Others meanwhile may come up to the conclusion that they have no other options available to them and may result giving up trying to improve circumstance and instead giving up in a predetermined outcomes of their lives। मतलब लास्ट में वो पर्सन क्या करेगा, वो एम्प्लॉय क्या करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है रिजेक्ट करने का, ना उसे कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन मिला, वो दुख में चला गया, वो डिप्रेस्ड हो गया, तो फाइनली उसे जो सिचुएशन है वो उसे एक्सेप्ट करना है, उसके पास कुछ चारा ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये स्टेजेस ही कितने दुख भरे, कितने डिप्रेसिंग, कितने नेगेटिव बता रहे हैं, तो इसीलिए इसे ग्रिफ मॉडल भी कहा जाता है, किसे, कुबलर रॉस 5 स्टेज मॉडल को, ओके, क्योंकि एक इंसान के पर्सनल ट्रॉमा पे फोकस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे अपने इम्पोर्टेंट 7 चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स, आपको ये सभी ध्यान रखने हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ल्यूइस चेंज मैनेजमेंट मॉडल हो, मैकिन्स्की 7S मॉडल हो, कॉटलर्स चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल वाला मॉडल हो, नच थियोरी हो, अडकर मॉडल हो, ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल हो, या चाहे कुबलर रॉस 5 स्टेज मॉडल हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अभी हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक्स होता क्या है। कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक्स, देयर आर 2 प्राइमरी वेज दैट द टर्म कॉन्फ्लिक्ट कैन बी डिफाइंड। The argument that different stages of conflict process fundamentally alter the environment in which interactions between the actors takes place in what mean by the concept of conflict dynamics at the core of a stage। मतलब समझिए स्टूडेंट्स, जब चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे या जब आप बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट के जो ऑर्गेनाइजिंग का जो स्टेप है जब आप कर रहे हो काम का ऑर्गेनाइजेशन में, तो ज़रूरी नहीं वो चीज़ पॉजिटिव वे में पहले ही इंस्टेंस में आपके एम्प्लॉयज़, आपके सबऑर्डिनेट अडॉप्ट करें, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, तो वो समझना यहाँ पे हम देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एम्स टू अचीव बैलेंस बिटवीन मिनिमाइजिंग पोटेंशियल फॉर नेगेटिव आउटकम्स एंड मैक्सिमाइज पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव आउटकम्स। तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, आपको पहले से ही सोचना है कि जब हम ये चेंजेस लाएंगे, ठीक है, ये चेंजेस अडॉप्ट करने के लिए लगाएंगे सिस्टम में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या क्या नेगेटिव आउटकम हो सकते हैं, तो उसे कैसे मिनिमाइज़ करना है, पहले से ही इसका प्लानिंग करें, और क्या क्या पॉजिटिव आउटकम्स हो सकते हैं उसे कैसे मैक्सिमम करना है, उसे कैसे मैक्सिमाइज़ करना है, चाहे वो निगोशिएशन से हो, चाहे वो क्रिएटिव थिंकिंग से हो, चाहे वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज से हो, ठीक है। यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है।
द गोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज़ टू इम्प्रूव द लर्निंग एंड ग्रुप आउटकम्स सच एज ऑर्गेनाइजेशंस एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इन अ गिवन एनवायरनमेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का गोल क्या है कि एक इम्प्रूव्ड लर्निंग और ग्रुप आउटकम्स, मतलब जो टीम, जो ग्रुप वो काम करने वाली है वो चेंजेस को अडॉप्ट करेगी, वो जो काम करेंगी तो उनमें एक पॉजिटिव वे में लर्न करे वो, और उसे एक ऑर्गेनाइज वे में एफिशिएंट परफॉर्मेंस दे दे। ठीक है, तो क्या क्या स्किल्स होने चाहिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करवाने के लिए क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। तो पहला स्किल होना चाहिए क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो भी पर्सन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, जो भी एम्प्लॉई, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो मैनेजमेंट पर्सन हो, चाहे वो एक पर्सन हो, तो उसका कम्युनिकेशन स्टाइल क्लियर होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ताकि वो सक्सेसफुली लोगों तक पहुंचाए कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जा सकता है। लिसनिंग अटेंटिवली, ठीक है, जो लोगों पे वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अप्लाई करेगा उनका लिसनिंग पावर अच्छा होना चाहिए। एंगेजिंग इन प्रैक्टिस ऑफ एम्पैथी, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। सेटिंग प्रायोरिटी लेवल्स, उसे प्रायोरिटी लेवल्स सेट करने हैं कि कौन से पॉइंट को उसको ज़्यादा फोर्स करना है, किसको उसे कम फोकस करना है। बीइंग पेशेंट, ठीक है, उसे पेशेंस रखना है। अंडरस्टैंडिंग अदर्स बॉडी लैंग्वेज, और दूसरे लोगों का बॉडी लैंग्वेज भी उसे समझना है, ताकि उनके बीच में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को वो पहले से ही मैनेज कर सके। ओके, तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज उसने फॉलो करनी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने के लिए। रिफ्रेन फ्रॉम इग्नोरिंग कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, ये स्ट्रैटेजी सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है नहीं, क्यों? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो उससे आप भाग नहीं सकते। ठीक है, तो ये स्टेप का मतलब क्या है कि आप उसे इग्नोर करो, लेकिन प्रॉब्लम को यू कैन नॉट इग्नोर, यू नीड टू बेसिकली सॉल्व इट। उससे क्या होगा, इफ़ कॉन्फ्लिक्ट्स आर इग्नोर दे विल बिकम वर्सन ओवर द टाइम। तो बेस्ट वे क्या है, जब भी आपको पता चले, व्हेनेवर यू रिकॉग्नाइज दैट कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू हैपन और इट इज़ हैपनिंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो इट शुड बी रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, इट शुड बी रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इशू। एक बार आपको पता चला कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या कुछ होने वाला है, तो किस टाइप का वो इशू है, एग्जैक्टली किस टाइप का प्रॉब्लम है, ताकि उसके लिए आप मेडिएट कर सको। ठीक है, आप उसके लिए कुछ बीच वाला रास्ता निकाल सको, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सको बिटवीन द एम्प्लॉयज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग बिटवीन वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व। जिन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है उनका मीटिंग अरेंज करो, क्योंकि जब तक आप उनको सामने सामने बिठा के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज होगा ना। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग अ सॉल्यूशन। एक बार आपने मीटिंग करवाया, फिर आप सॉल्यूशन ढूंढो कि अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इशू हो रहा है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, किस वे में वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है, किस वे में वो प्रॉब्लम सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। फिर लास्ट स्टेप है मेंटेन विजिलेंस एंड फॉलो अप अ सिचुएशन रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब एक बार आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, फिर आप विजिलेंस करो, आप ध्यान रखो, ऑब्जर्वेशन रखो कि कैसे वो सॉल्यूशन को हम उसका सॉल्यूशन निकाल सके, उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो मतलब वो कैसे हम उसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हैं और रिजॉल्व करने के प्रोसीजर में भी सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो यूनिट 3 है, चैप्टर 3 ऑर्गेनाइजिंग, ये एंड होता है मॉड्यूल ए का। लेटेस्ट सम अप में आपको वही सब थियोरी दिया, आप पढ़ सकते हो। जल्दी से MCQs देखते हैं इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो इनमें से कौन सी स्टेप ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर नहीं आती। पहला है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, ये आता है। डिटरमाइनिंग हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी, ये भी आता है। डिवाइडिंग एंड असाइडिंग द वर्क, ये भी आता है। कौन सा नहीं आता, स्पेशलाइजिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं, कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और असाइन वर्क करना, ये भी सब इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ इनटू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लाइन्स। ठीक है, तो ये किसका नाम है, बेसिकली इनको ऐसा बोलना है कि पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ इनटू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लाइन्स। ठीक है, तो मतलब
कैटेगरीज में डिवाइड करना प्रोसेसेस को, इसे ये किसके अंडर आता है, डिविजनल हायरार्की, इसी को कहते हैं डिविजनल हायरार्की। फिर नेक्स्ट है इट इज़ पॉसिबल टू डिलीगेट डिसीजन मेकिंग पावर टू इंडिविजुअल्स एट अ लोअर लेवल्स, दिस इज़ नोन एज, तो किसे कहते हैं कि आपको डिसीजन मेकिंग पावर्स लोअर लेवल में लोगों को डिलीगेट करना है, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। फिर नेक्स्ट है एक्सप्रेशन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सिंगल सुपरवाइजर, कोई भी एक सुपरवाइजर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स आते हैं जिनको उन्हें मैनेज करना है, उसी को कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रलाइजेशन वी मीन, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रिजर्वेशन ऑफ वंस राइट टू मेक डिसीजन, इसमें कोई एक ही पर्सन का राइट रहता है डिसीजन लेने का, इसी को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर 3 यूनिट 3 मैनेजमेंट का जो था ऑर्गेनाइजिंग, यहीं पे वो फिनिश होता है। बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट आपका जो यूनिट है स्टाफिंग वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो, और जितने ज़्यादा टाइम अगर आप ये वीडियो देखते हो और बाद में रिवीजन करते हो तो आपके जब रिवीजन प्रोसेस रहेगा आपको जल्दी समझ में आएगा और एग्ज़ाम के टाइम पे प्रेशर नहीं आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।